हेलो एवरीवन। हिस्ट्री में आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि फ्रांस एक जो कंट्री जो यूरोपियन एक कंट्री है वहाँ पे कैसे जो है रिवॉल्यूशन हुआ और वो रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए कैसे एक मिसाल बन के उभरी कि पूरी दुनिया में जो है लोग इक्वालिटी के लगे बात करने, लोग जो है फ्रीडम के लगे बात करने और लोग जो है डेमोक्रेसी की लगे बात करने कि हर हर एक कंट्री के अंदर में कॉलोनियल स्टेट्स को हटाना है और हर एक कंट्री से जो मोनार्की स्टेट भी हैं उनको भी हटाना है और अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को बढ़ावा देना है कि केवल एक ही व्यक्ति के पास में राज्य को चलाने की पूरी ताकत जो है नहीं होनी चाहिए। तो इन सब की शुरुआत यानी इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें या मोनार्की को हटाने की बात करें या सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, इन सभी चीज़ों को ये जो न्यू एलिमेंट्स थे एक सोसाइटी में इनको लाने का सबसे पहला काम हुआ था एक कंट्री में जिसको बोलते हैं फ्रांस। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पहली कंट्री है, ये यूरोप का मैप है। ये इंग्लैंड, इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इंग्लैंड का पता होगा आपको कि इन्होंने बहुत सारी कंट्री के ऊपर क्या किया था, कॉलोनी बनाई थी, अपने यूरोपियन कंट्री हैं। ये साउथ में एक कंट्री देखेंगे येलो कलर में, स्पेन है। और ये जो कंट्री आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रांस। आज जो फ्रांस है, जब 2020 की बात करें तो फ्रांस जो है एक कंट्री, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और इसकी जो कैपिटल है आज आज जो है ये पेरिस में है। लेकिन जब हम बात करते हैं कब की, 1700 टू 1800 के बीच में, 1700 टू 1800 मीन्स 18th सेंचुरी की जब बात करते हैं, तो ये जो फ्रांस था, ये जो कंट्री थी आज के ज़माने में, ये जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट उस टाइम में डेमोक्रेटिक नहीं कंट्री हुआ करती थी। वहाँ पे राजा लोग शासन करते थे जिसको बोलते थे मोनार्की। तो ये जो मैप है, आप बेसिकली देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किंगडम ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के जो राजा होते थे, जैसे इंडिया में हमारी जो एक होती थी ना टेंडेंसी हुआ करती थी कि ये मुगल राजा हैं, ये इस डायनेस्टी के हैं, खलजी डायनेस्टी के हैं, एंशियंट में जाएंगे तो ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं, या फिर ये कुषाण डायनेस्टी के हैं, ऐसे पढ़ते थे। वैसे ही फ्रांस में भी एक डायनेस्टी शासन करती थी, उसको बोलते थे बुर्बो। क्या बोलते थे, बुर्बो डायनेस्टी। तो इस यूनाइट जो किंगडम ऑफ फ्रांस है यहाँ पे जो है इनका शासन हुआ करता था, बुर्बो डायनेस्टी का। इनके नेबरिंग कंट्री में देखेंगे आप, नेबरिंग कंट्री को ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे छोटे कंट्री हैं, इसको बोलते हैं थे नेदरलैंड। नेदरलैंड का एक और नाम है हालैंड बोलते हैं। इसके और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको कंट्री मिलेगी एम्स्टर्डम। फिर से यहाँ पे कंट्री मिलेगी इस साइड में आपको स्विट्जरलैंड बोलते थे। और ये जो उस टाइम में जो रोमन एम्पायर हुआ करता था उसका इस्टेब्लिशमेंट था। और ये जो पिंक कलर वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको पर्सिया बोलते थे उसमें। उस टाइम में क्या बोलते थे, पर्शियस बोलते थे, पर्शियन। तो इस कंट्री में आखिर ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, ये व्यक्ति का जो पिक्चर देख रहे हैं इनका नाम है लुई 16। लुई 16, इनसे पहले भी एक इनके जो पापा थे उनका नाम था लुई 15। ये फ्रांस के राजा थे लगभग 25 से 30 सालों तक। जब ये फ्रांस के राजा बने थे तो क्या हुआ था कि उन्होंने अमेरिका जो है, अमेरिका जो एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, यूएसए इसको जो बोलते हैं, तो वो भी एक ब्रिटेन का जो है किसी ज़माने में कॉलोनी हुआ करता था। तो फ्रांस ने क्या किया था कि जो अमेरिका की जो 50 कॉलोनी थी अमेरिका में, अमेरिका के जो 50 अलग अलग राज्य थे अंग्रेजों के जो कंट्रोल में थे, तो फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका का हेल्प किया था कि आप जो है ब्रिटेन से क्या पालो, उपनिवेशों से मुक्ति मिल जाए। और अमेरिका में क्या हो गया, आज़ादी मिल गई थी। तो फ्रांस ने उनका हेल्प किया था। ठीक है। तो जब फ्रांस का हेल्प जब हुआ था, जब हेल्प किए थे, तो उस टाइम जो है जो वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था लुई 15। क्या थे, लुई 15। अब जब कभी भी जब यूरोप से हम वहाँ पे जाते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो जाने के लिए सी रूट का इस्तेमाल करते हैं। अब सी रूट में जाने के लिए फिर से हमारे पास जो आर्मी है उसके लिए खाना देना, उसके लिए आधुनिक हथियार देना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको वेपन्स देना, इन सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों में बहुत सारी जो है इन सारी चीज़ों में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे। तो उस खर्च होने के कारण में क्या हुआ कि अब ये जब हट गए, राजगद्दी से हट गए, तो इनके पुत्र थे, इनकी डेथ हो गई लुई 15 की। तो नेक्स्ट जो राजा बने उनका नाम था लुई 16।
ये 20 साल की उम्र में फ्रांस की राजगद्दी पे बैठे। जब ये राजगद्दी पे बैठे तो पूरा फ्रांस का जो तिजोरी था ये खाली था। और फ्रांस ने लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे ये भी फ्रांस कम नहीं थे, फ्रांस जो है ये भी कम नहीं थे, ये भी दूसरे देशों पे क्या करते थे, अटैक करके अपनी कॉलोनी बनाते थे, तो बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। तो इन्होंने अदर कंट्री जो थे उस टाइम के, उनसे लोन ले ले करके अपना जो है इम्पीरियलिज्म था, यानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाली जो चीज़ें थी ये करते थे। समझ में आए बैकग्राउंड थोड़ा सा? तो ये भी हम बैकग्राउंड समझा रहे हैं कि कैसे ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो पैसे आते कहाँ से? अब जैसे फ्रांस की गद्दी पे जब बैठे लुई 16, तो उस टाइम तो राजकोष खाली था। और राजकोष में पैसे कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है कि जो भी राजा आएंगे टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगाने के टाइम में क्या हुआ कि टैक्स बढ़ाया गया। अब लोग इसका लगे विरोध करने कि हम ही टैक्स क्यों दें, क्यों टैक्स बढ़ा रहे हैं, बेमतलब का युद्ध क्यों कर रहे हैं। इसके लिए क्या हुआ कि लोग एक साथ मिले जुले और उन्होंने किया हंगामा। उस हंगामे को ही बोलते हैं रिवॉल्यूशन। उस हंगामे को ही बोल के रिवॉल्यूशन बोलते। तो रिवॉल्यूशन के एक छोटा मोटा हंगामा नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी मास लेवल पे, बहुत ही वास्ट लेवल पे, मा, मास बहुत ही वास्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो करके किसी कंट्री के जब पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं revolution. Means large number of the gathering of the people which try to reform or change the political system, political scenario of the current situation is called revolution. तो ये रिवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है ये स्टार्ट हुआ 1789 में। 1789 में स्टार्ट हुआ। और इसके 5 साल पहले यानी 1774 में ही अमेरिका जो है आज़ाद हुआ था। किसके हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। तो 17 ये जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में। कब? फ्रांस में स्टार्ट हुआ 1789 में। और ये चला कब तक? ये दो फेज में बेसिकली चला था। पहला चला 1799 तक, ठीक है, इसको फेज वन बोलते हैं रिवॉल्यूशन का। उसके बाद में 1800 से लेकर के 1815 तक एक और रिवॉल्यूशंस का दूसरा जो है चरण चला था। इसको भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही काउंट करते हैं। तो दो फेज हैं इसके। पहले पहले फेज को चला था कब? तो ये 10 ईयर्स तक, 1789 से लेकर के 1799 तक। और दूसरा ये 1800 से लेकर 1815 तक। ये पूरा चैप्टर यही है, इसी के बारे में हमको बहुत डिटेल्स में पढ़नी है। पूरा बैकग्राउंड और स्टोरी आपको क्लाइमैक्स जो है समझ में आ गया होगा। सो अब पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। अब पिक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पीछे एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से। इसके पीछे तीन मेन रीजन थे। पहला चीज़ ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कि तिजोरी में पैसे नहीं थे, उनका जो ट्रेजरी अकाउंट था उसमें पैसे नहीं थे। तो पहला ये हो गया। लोगों के अंदर ये था कि टैक्सेशन सिस्टम, दूसरा टैक्स, जब ये इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा ये। और तीसरा ये कि उस टाइम में क्या हुआ कि जितने भी फूड प्राइजेस थे ना, वो बहुत आसमान छू रहे थे। सूखा उखा पड़ गया था, ड्राउट आ गया था। तो प्रोडक्शन कम हो गया, इसीलिए उसकी डिमांड सप्लाई बढ़ी। और डिमांड बढ़ने के कारण में क्या हुआ, प्राइस में हाइक हो गया। लोगों के पास पैसे थे नहीं कि वो चीज़ों को खरीद पाए, तो इसलिए लोग हंगामा किए थे। इसके पीछे तीन ही मेन रीजन होते हैं। अब देखते हैं। अब स्टार्ट होती है यहाँ से स्टोरी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी इट लेट 18th सेंचुरी में। लेट 18th सेंचुरी का मतलब 1750 से लेके आपके 1799 तक की बात हो रही है। लेट 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि 1774 में, 1774 में क्या हुआ कि 20 साल की उम्र में, अभी जिसका नाम ले रहे थे, जिसका पिक्चर आपने देखा था पिछली स्लाइड में, लुई 16 जो है 20 साल की उम्र में बुर्बो डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? बुर्बो डायनेस्टी की। जैसे इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती, तो इससे बुर्बन डायनेस्टी थी वहाँ पे। तो बुर्बन डायनेस्टी के राजा थे। ये फ्रांस की गद्दी पे बैठे। जब ये गद्दी पे बैठे तो पूरा का पूरा ट्रेजरी क्या था, राजकोष क्या था, खाली था। अब जब ये खाली था तो, और खाली ही नहीं था, इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर डेप्थ था। जो फ्रांस है उसमें कई सारे 2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स का मतलब कि जो फ्रांस की उस टाइम की जो करेंसी थी, जैसे आज इंडिया की करेंसी बोलते हैं ना, रूपी है,
अमेरिका की करेंसी को डॉलर बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस की जो उस टाइम की करेंसी थी उसको बोलते थे लीवर। तो लीवर 2 बिलियन लीवर का कर्ज चढ़ गया था फ्रांस के ऊपर में। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि फ्रांस ने उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे देशों पे आक्रमण करने या दूसरे देशों का हेल्प करने में खर्च कर दिया था। अब इन खर्चों को अरेंज करने के लिए क्या जरूरत था? टैक्स बढ़ाना। टैक्स बढ़ाया गया और टैक्स बढ़ाना जरूरी भी था। तो जब ये बैठे बुर्बो डायनेस्टी के लुई 16 जब राजगद्दी पे बैठ गए तो इन्होंने प्लानिंग की कि हमको क्या करना है, ये टैक्स बढ़ाना है। ठीक है। अब ये टैक्स बढ़ाने वाली स्टोरी को थोड़ा सा रोकते हैं और थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो थी कैसी एक्चुअली उस टाइम में। कौन टैक्स देता था नहीं देता था ये जान लेते हैं। इंडिया में इसी सोसाइटी को क्या बोलते हैं? कास्ट सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारे वहाँ एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, वैसे ही फ्रांस की जो सोसाइटी थी, ये तीन, अब यही समझ लीजिए, जो कास्ट सिस्टम को स्टेट बोलते हैं, तो 3 स्टेट में ये लोग डिवाइड थे। मतलब पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है वो 3 स्टेट में डिवाइड होता था। अब चूंकि पूरी की पूरी फ्रेंच पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियन थी मैक्सिमम, तो क्रिश्चियंस को चलाने के लिए चर्च होते हैं, चर्च में पादरी लोग होते हैं, तो उनको बोलते थे क्लैरगी। उनको बोलते थे क्लैरगी, यानी चर्च को चलाने वाले जितने भी पादरी लोग हैं उनको क्लैरगी बोलते हैं। नोबेलिटी दूसरा स्टेट जो था, ये फ्रांस सोसाइटी के पार्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। दूसरे नोबेलिटी का मतलब राजा और उनके मंत्री। और तीसरा जो स्टेट हुआ करता था, इसमें सारे लोग, जनरल पब्लिक आ जाती थी। जैसे इसमें बिजनेसमैन आ गए, व्यापारी आ गए, कोर्ट के ऑफिशियल्स आ गए, जो छोटे मोटे अधिकारी होते थे, पीजेंट्स किसान आ जाते थे, इसी आर्टिसंस हाथ से बनाने वाले, लैंडलेस लेबर हो गए जो मजदूर थे दूसरे की जगहों पर जाके करते थे, नौकर भी हो गए, ये सारे लोग इसमें इंक्लूड होते थे। इनको बोलते हैं क्या? थर्ड स्टेट। इनको बोलेंगे क्या? ये जो है थर्ड स्टेट के लोग थे। अब दिक्कत क्या थी कि ये जो दो स्टेट के लोग थे, फर्स्ट और सेकंड जो है, इनको बहुत ज़्यादा जो है, इनके पास क्या था? प्रिविलेज था। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि ना उनको कोई टैक्स देना था, और जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी इन्हीं दो लोगों के बीच हुआ करती थी। टैक्स देने का काम केवल किसके ऊपर था? बर्डन। जितना भी 1 रुपया टैक्स देना हो, 1 लीवर देना हो या 1000 लीवर देना हो, टैक्स देने की जो जिम्मेदारी थी वो थी थर्ड स्टेट पे। तो जो थर्ड स्टेट था, अब इसमें भी थोड़े से डिफरेंसेस था पैसे के मामले में। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं अभी बिजनेसमैन भी हैं। सिंपल सी बात है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे, जो लैंडलेस है उनके पास तो पैसे कम है ना। तो ये दिक्कत वाली बात थी कि इसमें भी रिच एंड पुअर पीपुल थे। अब जितना भी बर्डन होता था फाइनेंशियल एक्टिविटी का, वो टैक्स जो लगाते थे ना, राजा को क्या है, राजा को टैक्स लगाना है, लेकिन जो टैक्स पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी केवल थी थर्ड स्टेट के ऊपर में। अब एक बात बताइए आप, आज मैं मान लीजिए कि मैं फ्रांस का, आप ही लोग जो है तो अपने आप को कंसीडर करिए, अब फ्रांस के राजगद्दी पे बैठे होते। अभी जो टैक्स सिस्टम था कि 2 लीवर जो है पर मंथ या पर एनम देना है, अब उसको आप राजा बने तो उसको 20 लीवर करेंगे। 20 लीवर आपने कर दिया, 18 लीवर आपने इंक्रीज कर दिया। तो आपकी जो पब्लिक होगी आपके इधर हंगामा नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो रिवॉल्यूशन क्यों ना हो? थर्ड ही स्टेट क्यों दे? टैक्स देना है तो सबसे लीजिए, ये लोग भी रहते हैं सोसाइटी में, इनसे भी लीजिए, हम ही लोग क्यों दें? इसी बात को लेके हंगामा हो गया। फिर से एक मैप है आपके सामने। ये मैप है उस जमाने का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी देखिए, ये फ्रांस को देख रहे हैं नहीं? ये फ्रांस है। अब ये देखिए, ये ऊपर वाली जो कंट्री है, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये प्रूशिया बता रहे, अभी बता रहे थे ना इसका नाम पर्शिया। ये पोलैंड था। जर्मनी का नामो निशान नहीं था उस टाइम तक में। तो ये प्रूसिया तो था, और ये जो पोलैंड था इसी को मिला करके जर्मनी आज के ज़माने में कंट्री बना। और इसको बोलते थे ऑस्ट्रियन एम्पायर। एम्पायर क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में उस टाइम पे राजा ही बेसिकली शासन करते थे, किसी के अभी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं थी कहीं पे। और ये ऑटोमन एम्पायर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टर्की है, कंट्री का नाम है। और ये आज तो बहुत सारी, इसको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंट्री हैं, आपको इसमें ग्रीस मिलेगा। और ये जो छोटा वाला कंट्री है, इसको जो इटली बोलते हैं, इटली में भी ढेर सारे जो है उस टाइम के किंगडम हुआ करते थे। जैसे इंडिया में भी किंगडम थे ना, चोला डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, नॉर्थ में कोई और शासन कर रहा है। लेकिन आज जो है ये सारे लोग यूनाइट होकर के एक कंट्री इटली कहलाते हैं। लेकिन ये उस टाइम का मैप है। आप क्या करिएगा, अभी का जो मैप है, अटलस खोल करके, और इस मैप को दोनों को आप कंपेयर करिएगा, आपको बहुत सारे जो कंट्री दिख रहे हैं ना,
वो सब नए बने हैं, उस ज़माने में कुछ होते देख रहे हैं ना कितने, स्पेन था, पुर्तगाल था, आज भी है, फ्रांस था, स्विट्ज़रलैंड था। ये देख रहे हैं ना, ये अलग-अलग, ये जो अलग-अलग कलर देख रहे हैं, ये अलग-अलग डायनेस्टी के राजा शासन करते थे। यहाँ पे कहीं आप आज जर्मनी आपको दिख जाएगा वर्ल्ड मैप में, जब ओपन करें आजकल के मैप्स में, लेकिन उस टाइम जर्मनी का नामो निशान नहीं था। ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर में आज 2 कंट्री दिखेंगे आपको, एक ऑस्ट्रिया दिखेगा, एक हंगरी दिखेगा। ऑस्ट्रिया है ये कंट्री, ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री है, ध्यान से, ये ऑस्ट्रिया है कंट्री। तो इस ऑस्ट्रियन एम्पायर को तोड़ करके 2 कंट्री आज बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है। और ये जो ऑटोमन एम्पायर ये भी टूट गया, टर्की बन गया कंट्री। यहाँ पे फिर से ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इस आइलैंड को इस आइलैंड का क्या बोलते थे, अच्छा नाम था इसका, अभी ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ पे एक आइलैंड है सार्डिनिया, और ये जो ऊपर वाला इसको सिसिली आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। सो अब टैक्स जो है सिस्टम उन्होंने आई और बढ़ा दिए। अब बढ़ाने क्या हुआ कि अब जो पॉपुलेशन था फ्रांस का, सिंपल सी बात है, जब हम भी आज़ाद हुए थे कब, 1947 में, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 51 करोड़। और 1914 में ये पॉपुलेशन पता है कितनी होती थी, 36 करोड़ हुआ करती थी। और आज कितनी है, 132 करोड़ है ना। तो ये पॉपुलेशन समय के साथ इंक्रीज हुआ। सेम तरीके से जो फ्रांस फ्रांस का जो पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी था उसमें भी चेंजेज आ रहे थे। पॉपुलेशन फ्रांस का बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। अब जब पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो लैंड तो फिक्स है ना, ये लैंड है, पहले यहाँ 2 लोग रहते थे तो इसमें जो भी चीज़ें उत्पादन होंगी 2 लोगों में बढ़ती थी, अब यहाँ 10 लोग हो गए, उत्पादन सेम है, प्रोडक्शन सेम है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। तो डिमांड जो है इंक्रीज हो रही थी, बट प्रोडक्शन क्या था, सेम था। और धीरे धीरे क्या होता था कि जो रिच और पुअर के बीच में भी जो डिफरेंसेस था, यानी अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते जा रहे थे। तो ये अंतिम में किस में चेंज हो गया, सब्सटेंस सब्सिस्टेंस क्राइसिस में ये चेंज हो गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते ना कि अपनी बेसिक जो मीन्स होती है लेवलीहुड की वो चला सके। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन एक ऐसी क्राइसिस जिसमें लोगों के पास पैसे ना हो कि 2 वक्त खाना खरीद के खा सके, कपड़े खरीद के पहन सके, तो उसको बोलते हैं क्या, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो ये तक नौबत आ गई थी वहाँ पे फ्रांस में, टैक्स बढ़ाने के चक्कर में, पॉपुलेशन बढ़ने के चक्कर में। इसी के साथ में फ्रेंच जो सोसाइटी थी, अब सिंपल सी बात है कि एजुकेशन जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि इंडिया में भी पढ़ा था ना क्लास 8 में, जब हम बात कर रहे थे अंग्रेजों ने 1813 में इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग की, तो बहुत सारे लोग जो है मिडिल क्लास के उत्पन्न हुए थे ना। फिलासफर दादा भाई नौरोजी थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे लोग आए जो हमारी सोसाइटी में क्या करते थे कि इंडियन सोसाइटी में जो चीज़ें थी गलत थी उसको सही बताते थे, कहते थे साइंस पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़वाओ, इसकी उस पर एनालिसिस करते थे। सेम तरीके से फ्रांस में भी क्या होगा, जैसी एजुकेशन आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पे एक क्लास नया में निकला, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का सिंपल सा मतलब कि वो पढ़े लिखे लोगों का समूह जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में विचार करने लगा, सोचने लगा, सही को सही बात करने लगा, गलत को गलत, तर्क वितर्क करने की क्षमता इनके अंदर आ गई। इसको बोलते हैं मिडिल क्लास, एजुकेशन के बल पे। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इमरजेंस हो रहा था, धीरे धीरे इस मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ, और इसके पीछे रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन था एजुकेशन। लोग एजुकेटेड हो गए, एजुकेटेड होते गए, और ये उन लगे मानने धीरे धीरे कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जिसके पास जन्म से ही उसके पास विशेषाधिकार हो, प्रिविलेज्ड हो उसके पास, कि मतलब अगर कि क्लर्की के घर में या सेकंड स्टेट के घर में अगर पैदा हो गया तो उसको टैक्स ही नहीं देना है। तो लोग जो है जैसे जैसे पढ़ने लगे, समझने लगे चीज़ों को, तो उनके भी दिमाग में ये चीज़ें आने लगी कि नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है बर्थ के साथ, जन्म के साथ, प्रिविलेज के साथ जो है पैदा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात है। अब ये जो आइडिया था कि प्रिविलेज किसी के पास नहीं होना चाहिए, अगर है तो सबके पास है, हो दीजिए, नहीं है तो किसी को मत दीजिए, ये जो आइडिया है ये स्टार्ट किसने किया, सिंपल सी बात है, फिलासफर लोगों ने। इंडिया में भी थे ना फिलासफर, राजा राम मोहन राय देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो कहते थे कि
विडो का रीमैरेज कराना सही बात है। चाइल्ड चाइल्ड मैरिज उसको रोकना चाहिए। उससे बहुत सारे उसके चीज़ें उन्होंने गिनाई, फ़ायदे नुकसान। तो वैसे फ्रांस में भी जो बहुत सारे फिलासफर है, विद्वान, इतने पढ़े लिखे, वो चीज़ों को तर्क वितर्क करके सोचने लगे। तो इन फिलासफर्स में 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट नेम, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उनके नाम मैं दिखाऊंगा, उनके पिक्चर की। फर्स्ट थे, उनका नाम था जॉन लॉकी। जॉन लॉकी ये ब्रिटेन थे, ये इंग्लिश फिलासफर थे। दूसरे थे रूसो, ये फ्रांस के थे। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जब हम ये पढ़ रहे हैं यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, तो इसी टाइम में फ्रांस और अंग्रेजों की दुश्मनी चलती थी, इंडिया में भी और बाहरी साइड में भी। कॉलोनी बनाने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बट ये दोनों फिलासफर, अंग्रेजों के देश के जो फिलासफर थे जॉन लॉकी, और फ्रेंच का जो फिलासफर थे रूसो, ये दोनों लोगों के जो आइडियोलॉजी थी या फिलॉसफी वाली जो चीज़ें थी, मैच करती थी दोनों लोगों से। तो ये दोनों लोगों ने इन चीज़ को विश्लेषण किया और उन्होंने उदाहरण दिया कि आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखो, जो अभी इनके वहाँ यानी 1859 1789 में स्टार्ट हुआ ना फ्रेंच में रेजुलेशन, इसके 5 साल पहले 1704 में ही 4 जुलाई को वो आज़ाद हुए थे अमेरिकन। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। तो इन फिलोसफर ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस का एग्जाम्पल लेके समझाया कि उन लोगों को देखो, वो लोग जो है अपने सिटीजन्स को, अमेरिकन जो हैं अपने सिटीजन्स को क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं इंडिविजुअल राइट्स के। इंडिविजुअल राइट्स को किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स। उनको उन्होंने दिया है फंडामेंटल राइट्स। तो वो जो फंडामेंटल राइट्स वाली थ्योरी है, वो चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट वाली थ्योरी, उनके वहाँ जैसी डेमोक्रेसी है वैसी डेमोक्रेसी, वैसी पॉलिटिकल थ्योरी फ्रांस में भी क्यों नहीं होनी चाहिए। क्यों जो है चर्च के 2 लोग 4 लोग देश को चलाएंगे, क्यों जो है केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देंगे, क्यों जो है पूरा जो 3 पावर्स होते हैं जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं या फिर जुडिशरी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलती है, तीनों के तीनों पावर जो है एक ही व्यक्ति के पास क्यों होना चाहिए। इस पे चर्चा बहस जो है चारों तरफ छिड़ने लगी। अब ये जो आइडिया है, जब अब ऐसा नहीं था कि अपने तक बोल के सीमित रखते थे। अब वहाँ पे भी क्या होगा, न्यूज़पेपर्स में अपने आइडिया छापने लगा, अपनी अपनी इन्होंने बुक लिख डाली कि इंडिविजुअल राइट्स की मीनिंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। इस पे बुक्स लगे लिखने। अब ये बुक्स लोग मार्केट में लगते पढ़ने। अब उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में चेंजेज आने लगी, लोग समझने लगे और सारी चीज़ों को विश्लेषण करने लगे। अब ये जो आइडिया था, ये हर एक सैलून पे, कॉफ़ी शॉप पे, रोड के किनारे लोग बैठ के इसके बारे में लगे बातें करने। और ये जो मैसेज था धीरे धीरे जो है लोगों के पास किस माध्यम से पहुंचा, बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। और ये लोग जो है, जैसे आज भी आप देखेंगे गांव में बड़े लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन किसी भी दुकान पे जाइए, देश में क्या हो रहा है, मोदी ने क्या किया या फिर चाइना ने क्या किया, हर जगह चर्चा हो रहा है, चर्चा करते हैं लोग। तो वैसे ही फ्रांस में हर जगह छोटे छोटे दुकानों पे, टपरी वाले की जगह पे, स्कूल्स में, हर जगह ये चर्चा होने लगी बात की कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए। तो ये 3 लोग हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। पहले हैं जॉन लॉकी, ये पिक्चर जॉन लॉकी जी हैं। दूसरा है रूसो, ये थे। और तीसरे ये व्यक्ति हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं, इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ये जॉन लॉकी, जॉन लॉकी ने क्या बोला, जॉन लॉकी ने ये बोला कि टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है आप याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकता है किस व्यक्ति ने दिया था। तो जॉन लॉकी ने द टू ट्रीटीज टू सॉरी टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी जो राइट है वो डिवाइन नहीं है, कोई भी राइट जो है डिवाइन है, दैवी शक्ति नहीं है। और वो तो मोनार्क्स के पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मोनार्क मतलब जो राजा है उनके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रूसो ने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट है ना, जब भी किसी भी प्लेस पे जब गवर्नमेंट बनती है, तो वो गवर्नमेंट जो है उस समाज में रहने वाले लोग और जो उन पे शासन करने वाले हैं उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब गवर्नमेंट का मतलब क्या, गवर्नमेंट का मतलब लोगों के द्वारा, लोगों में से चुने गए, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है वो, उस गवर्नमेंट का और लोगों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक चीज़ होता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब ये कि अगर एक मोनार्क है, मोनार्क राजा के घर में पैदा हुआ, वो राजा बन गया, तो वो पैदा अपनी मनमर्जी करेगा। लेकिन अगर वही जो हम पे शासन करने वाला हमारे बीच से जब जाएगा,
तो उसको वो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप नहीं मानेंगे तो हम आपको पद से हटा देंगे। सेम तरीके से वोटिंग राइट के द्वारा हम अपने जो है लीडर को चुन रहे हैं, उसने गलती का हम उसको हटा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रूसो ने कहा कि जो गवर्नमेंट इज द बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो एमएलए और एमपी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हमारे ऊपर जो शासक करने वाला लोग हैं, हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल भी एक मोनार्क नहीं होने चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच से ही जाए। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में दिमाग में बात घूमी, बहुत लोग चर्चा करते थे इसके बारे में। इससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट दे दिया मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने ये कह दिया, डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर की बात कर डाली इन्होंने। राजा के पास क्या होता है, राजा ही नियम बनाते हैं, तो नियम बनाने वाले को बोलते हैं लेजिस्लेचर, नियम लागू करने वाले को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो राजा ही नियम बनाते हैं, राजा ही नियम लागू करवाते हैं, और राजा ही क्या करते हैं, किसने गलती करी नहीं करी, न्याय देने का भी काम वही करते हैं, उसको बोलते हैं ज्यूडिशरी। ठीक है ना। तो ये तीनों पावर किसके पास होते हैं, मोनार्कियल स्टेट में राजा के पास। लेकिन जॉन मॉन्टेस्क्यू ने क्या कह डाला कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ठीक है रहे, बट जो थ्री लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर जो है, तीन अलग अलग गवर्नमेंट्स की बॉडी के बीच में सेपरेट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर, जिसको किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। अब ये जो आइडियाज थे पूरे के पूरे फ्रांस का, यूरोप में, यहाँ तक कि इंडिया में, आपको पता है जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको भी बताया था कि टीपू सुल्तान ने अपने कुछ लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने के लिए फ्रांस भेजा था। और वहाँ पे एक जैकोबियन क्लब है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैकोबियन क्लब में सदस्य बनवाया था उसने। और उसने भी यही सिस्टम लगाया था कि हर एक बात व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये जो है कहने का मतलब, जो घटना घटित हो रही थी फ्रांस में, वो केवल फ्रांस को प्रभावित नहीं कर रही थी, यूरोप में पूरे, और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ लोग गुलाम बने थे, उनके उनके भी दिमाग को प्रभावित जो है बहुत हद तक कर रही थी। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।